भूतिया एरोप्लेन। सभी पैसेंजर्स से अनुरोध है कि वो अपनी सीट पर बैठ जाएं और सीट बेल्ट बांध लें। प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार है। रात का समय होने की वजह से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एरोप्लेन की सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और लोग सोने लगते हैं। लाइट्स बंद होने के कुछ देर बाद अचानक एरोप्लेन के अंदर किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगती है, जिससे सबकी नींद खुल जाती है। किसका बच्चा है? प्लीज इसे चुप कराएं। सॉरी सर, हम बस अभी सबको शांत करवाते हैं। एयर होस्टेस प्लेन की लाइट्स ऑन करती है और पूरे प्लेन में रोते हुए बच्चे की जांच करती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई बच्चा नहीं मिलता है। प्लेन में तो एक भी बच्चा नहीं है, फिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? एयर होस्टेस सभी पैसेंजर्स को ये बात बताने ही जा रही होती है, तभी रोने की आवाज बंद हो जाती है। आवाज बंद हो गई। पैसेंजर्स को इसके बारे में नहीं बताती। सच पता चलने पर सब बहुत डर जाएंगे। यही अच्छा होगा कि मैं असुविधा के लिए माफी मांगकर सभी को दोबारा सोने के लिए बोल देती हूँ। एयर होस्टेस वही करती है जो उसने सोचा होता है और सभी पैसेंजर्स दोबारा सो जाते हैं। इस बार लाइट्स ऑफ होने के कुछ देर बाद बच्चे के साथ किसी औरत के हंसने की आवाज आनी शुरू हो जाती है, जिससे एयर होस्टेस डर जाती है और तुरंत एरोप्लेन की लाइट ऑन कर देती है। ये सब क्या हो रहा है? क्या हम शांति से सो भी नहीं सकते? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, मैं अभी देखती हूँ। पैसेंजर को शांत कराकर एयर होस्टेस वापस अपनी जगह पर चली जाती है और डरते हुए अपने मन में सोचती है, जब एरोप्लेन में कोई बच्चा है ही नहीं तो फिर अपने बच्चे के साथ ये औरत की आवाज कहाँ से आ रही है? हे भगवान, सफर अच्छे से कट जाए, कोई दिक्कत ना हो। एयर होस्टेस ये सब सोच ही रही होती है कि तभी आवाज बंद हो जाती है, जिसके बाद एयर होस्टेस डरते हुए प्लेन की लाइट्स ऑफ कर देती है। कुछ देर तक कोई आवाज सुनाई न देने पर और एरोप्लेन में शांति का माहौल देखकर एयर होस्टेस भी सुकून से अपनी जगह पर बैठ जाती है। पर उसके बैठते ही वहाँ एक और अजीब घटना घटती है। उसे हवा में उड़ते किसी बच्चे की परछाई नजर आती है, जिसे देखकर एयर होस्टेस बहुत डर जाती है। इस बार आवाज के साथ भूत को एरोप्लेन में उड़ते हुए देखकर सभी एकदम हैरान रह जाते हैं और बहुत डर भी जाते हैं। लोगों को डरा हुआ देखकर एयर होस्टेस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनाउंसमेंट करती है, कृपया आप सभी अपनी जगह से ना हिलें और अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। डर की वजह से एरोप्लेन में भगदड़ मचाने से हम सबकी जान को खतरा बन सकता है। एयर होस्टेस की बात सुनकर सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहते हैं और सीट बेल्ट बांध लेते हैं, जिसके बाद वो भूत बच्चा रोते हुए पूरे प्लेन में उड़ता रहता है, जिसे अनदेखा करने के लिए कोई अपनी आंखें बंद कर लेता है तो कोई मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगता है। भूतनी को वहाँ देखकर एरोप्लेन में बैठे एक बुजुर्ग आदमी को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बच्चे के भूत से डरे हुए लोग बुजुर्ग आदमी की मौत और भूतनी को वहाँ देखकर और ज्यादा डर जाते हैं। पहले से एक बच्चा कम था क्या, जो अब ये भूतनी भी आ गई? इसने तो आते ही उन बुजुर्ग अंकल को भी मार दिया। ये हम सबको मार देगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हमें अपनी जान बचाने के लिए खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो आदमी भूतनी पर वार करने के लिए अपने आसपास कोई सामान ढूंढने लगता है। बहुत ढूंढने पर उस आदमी को अपने बैग में एक नेल कटर मिलता है, जिसे अपना हथियार समझकर वह नेल कटर का पैना हिस्सा भूतनी की तरफ करता है और अपनी सीट बेल्ट खोलकर उस पर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आदमी एयर होस्टेस पर गिरता है तो उसके हाथ में पकड़े हुए नेल कटर का पैना हिस्सा एयर होस्टेस के गले में घुस गया और उसकी मौत हो जाती है। ये सब होता हुआ देख सभी पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अब भूतनी अपने ऊपर हमला होता देख गुस्से में आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हमला किया। मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी तूने मुझ पर हमला किया। अब तू नहीं बचेगा। इसके बाद भूतनी उस आदमी को हवा में लटका देती है और फिर उसे एरोप्लेन से बाहर फेंक देती है, जिससे एरोप्लेन की खिड़की टूट जाती है और प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है। प्लेन के अंदर ये सब शोर सुनकर और संतुलन बिगड़ा देखकर एरोप्लेन का एक पायलट अपने केबिन से निकलकर बाहर आता है और प्लेन की हालत देखकर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। ये सब यहाँ क्या हो रहा है और इनकी मृत्यु कैसे हो गई? पायलट की आवाज सुनकर भूतनी की नजर उस पर पड़ती है, जिसे देखते ही भूतनी गुस्से से लाल हो जाती है। तुम भी यहाँ हो? अब मैं अपना बदला लिए बिना तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी, और मेरा बदला है तुम्हारी मृत्यु। तुम अभी तक यहाँ हो? मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया और दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा।
पर तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मुझे और मेरे बच्चे को मार दिया, तुमने हमें नहीं बचाया, अब प्यार का दिखावा कर रहे हो। मैंने किसी को नहीं मारा, तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है। एक बार मेरी बात सुन लो। पायलट की बात सुनकर भूतनी थोड़ी भावुक हो जाती है और उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद पायलट भूतनी को पूरी कहानी बताने लगता है। उस दिन जब हम लोग एरोप्लेन में सफर कर रहे थे और आतंकवादियों ने एरोप्लेन हाईजैक कर लिया था और वो लोगों को डराने व मारने लगे थे। तुम तो ये सब देखकर डर की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हें पता ही नहीं है। क्या हुआ? उन आतंकवादियों के आतंक की वजह से लोग बहुत डर गए थे और उनसे अपनी और अपने परिवार और बच्चों की जान बख्शने के लिए बहुत मिन्नतें करने लगे थे, लेकिन उन आतंकवादियों ने किसी की एक न सुनी और लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो हमें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मम्मी, क्या ये अंकल हमें मार देंगे? आपको जो चाहिए ले लीजिए, हमारा सारा पैसा, सबके गहने, पर लोगों को मत मारो, प्लीज हमें जाने दो। देखो कैसे सब अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सब मरेंगे। और फिर उन आतंकवादियों ने लोगों को प्लेन से नीचे फेंकना शुरू कर दिया, जिस वजह से एरोप्लेन में भगदड़ मच गई और एरोप्लेन का संतुलन खराब हो गया। भले ही मैं उस समय तुम्हारे साथ उस प्लेन में सफर कर रहा था, पर ये सब होते हुए देखकर मैं अपने अंदर के पायलट को रोक नहीं पाया और प्लेन क्रैश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें वहीं सबसे आखिरी और कोने की सीट पर लिटाकर पायलट केबिन में चला गया। तुम मुझे उन आतंकवादियों के बीच अकेला छोड़कर चले गए थे और बोल रहे हो कि तुमने मुझे और मेरे बच्चे को नहीं मारा। अगर तुम वहीं रहते तो शायद आज हम भी तुम्हारी तरह जिंदा होते। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हम सबकी जान बचाना चाहता था। एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। मेरे केबिन में जाने के बाद आतंकवादियों में से एक मेरे पीछे पीछे वहाँ पहुँच गया और उसने बिना कुछ देखे और सोचे केबिन में बैठे दोनों पायलट और मुझे गोली मार दी, जिससे उन दोनों की तो मृत्यु हो गई, लेकिन मेरी गोली दिल की जगह उसके नजदीक लगने की वजह से मैं बेहोश हो गया, जिसे देखकर उसे लगा कि हम तीनों मर गए और वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो और बहुत हिम्मत करके मैंने एरोप्लेन को ऑटो पायलट मोड पर किया और मदद के लिए मैसेज भेजकर आतंकवादियों की नजरों से छुपते हुए केबिन से बाहर निकल कर आया। तुम मुझे बस इतना बताओ कि मैं बेहोश थी, तो फिर मेरी मौत कैसे हुई और तुम्हें गोली लगी थी तो तुम बचे कैसे? केबिन से बाहर निकलने के बाद जैसे ही मैं आतंकवादियों से छुपते छुपाते तुम्हारे पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उन्होंने तुम्हारे पेट में गोली मार रखी थी और तुम्हारी मृत्यु हो चुकी थी। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने वहीं पास में रखी कांच की बोतल से उन पर हमला कर दिया। इस बीच जितनी देर में वो लोग मुझ पर हमला कर मुझे मार पाते, बाहर से हमारे लिए मदद आ गई और उन्होंने सभी आतंकवादियों को पकड़ लिया। एरोप्लेन की सेफ लैंडिंग कराई। मुझे और मेरे साथ दूसरे घायल और जिंदा बचे लोगों को हॉस्पिटल भेजा। कुछ समय तक इलाज चलने के बाद मैं स्वस्थ हो गया, लेकिन उस हादसे में तुम्हें खोने के बाद मैंने अपनी पायलट की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और एरोप्लेन में सफर करना भी बंद कर दिया। जब नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और एरोप्लेन में सफर करना भी छोड़ दिया था, तो फिर आज यहाँ क्या कर रहे हो? आज सुबह मेरे पास एयरलाइन से इमरजेंसी फोन आया कि उन्हें एक पायलट की अर्जेंट जरूरत है। उन्हें मेरी मदद चाहिए थी और उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। पर अब समझ आया कि मुझे यहाँ मेरी किस्मत तुमसे मिलाने के लिए लेकर आई है। प्लीज
आज तुम भी वही सब मत करो जो हमारे साथ हुआ था। इन सब लोगों को छोड़ दो। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे मार दो और अपने साथ ले चलो। गुस्सा तो मुझे तुम पर बहुत था, लेकिन आज समझ आया कि सब भी मतलब का था। मैंने कैसे सोच लिया कि मेरा पति अपनी ही पत्नी और बच्चे को मार सकता है। मुझे माफ कर दो, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। शायद अपनी सी नफरत की वजह से मैं आज तक इसी एरोप्लेन में फंसी हुई हूँ। भूतनी की बात सुनकर पायलट बच्चे के भूत की तरफ देखता है और भावुक हो जाता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी पत्नी और बच्चे की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगता है, जिसके साथ साथ एरोप्लेन के सभी पैसेंजर्स भी उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह अपने आप से एक बार फिर दूर जाते हुए देखकर पायलट बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और रोते हुए आसमान की तरफ देखकर बोलता है, मुझे माफ करना कि मुझे तुम तक और अपने बच्चे तक पहुंचने में इतना समय लग गया और तुम्हें इतने लंबे समय तक यहाँ फंसे रहना पड़ा। पर आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि अब दोबारा कभी भी अपनी पायलट की नौकरी और एरोप्लेन से दूरी नहीं बनाऊंगा। और जब भी मैं किसी एरोप्लेन में रहूंगा तो कभी किसी भी वजह से उसमें किसी की मृत्यु नहीं होने दूंगा। भूतिया मेट्रो स्टेशन। हर रात उस मेट्रो स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। किसी को उनके पीछे की वजह और राज नहीं पता। किसी को नहीं पता कि ये सब करता कौन है, कोई इंसान है या आत्मा, लेकिन फिर भी वो मेट्रो स्टेशन भूतिया है। साल 2012 रात का समय और ये उस रात की आखिरी मेट्रो जिसका अब बंद होने का समय हो रहा था। मेट्रो स्टेशन पर पहुंची, उसमें ज्यादा लोग नहीं थे और इस समय स्टेशन पर कुछ जगहों की लाइट्स भी ऑफ कर दी गई थी। उसी मेट्रो में मनीषा नाम की एक लड़की भी थी जो इस शहर और मेट्रो में नई थी। नई जगह और कुछ जगहों पर अंधेरा होने की वजह से मनीषा स्टेशन पर अपना रास्ता भटक जाती है। यहाँ बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से अंधेरा इतना है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कोई है यहाँ? क्या कोई मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताएगा? मनीषा मदद के लिए आवाज लगाती हुई एक अंधेरे कॉरिडोर की तरफ पहुँच जाती है और तब तक मेट्रो स्टेशन बंद हो गया होता है। कहीं से मदद की कोई उम्मीद न दिखते हुए मनीषा घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी उसे अंधेरे कॉरिडोर के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ? इतनी तेज क्यों रो रही हो? अकेले रह गई क्या यहाँ? आवाज सुनकर मनीषा डरते हुए कॉरिडोर के अंदर झांकती है, जहाँ से एक लड़का बाहर निकल कर आता है। लड़के को देखकर मनीषा सुकून की सांस लेती है। चलो, कम से कम मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ, वरना मैं तो बहुत डर गई थी। क्या तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता पता है? मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ, पर आज तक मिला नहीं। मतलब अभी तक। कुछ नहीं होता, साथ मिलकर ढूंढते हैं। इसके बाद मनीषा उस लड़के के साथ मिलकर पूरे मेट्रो स्टेशन पर घूमते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी घड़ी में 12 बजने की आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर वो लड़का चौंक जाता है और फिर मनीषा से बोलता है, मुझे लगता है हमें मेट्रो ट्रैक की तरफ चलकर देखना चाहिए। क्या पता वहाँ से कोई इमरजेंसी एग्जिट मिल जाए। लड़के की बात मानकर मनीषा उसके साथ मेट्रो ट्रैक की तरफ चल पड़ती है, लेकिन वहाँ भी उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। ये कैसा अजीब स्टेशन है, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। एक रास्ता है। लड़के को ऐसे देखकर मनीषा डर जाती है, लेकिन तभी वो लड़का मनीषा को ट्रैक पर धक्का दे देता है। अगली सुबह मेट्रो स्टेशन के ट्रैक पर मनीषा की लाश मिलती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि वो यहाँ फंसी कैसे, और अगर फंसी तो उसकी मृत्यु कैसे हुई। पुलिस इस केस की बहुत जांच करती है, लेकिन कहीं कोई सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से सब असमंजस में पड़ जाते हैं। आखिर ये लड़की मनीषा मरी तो मरी कैसे? सर, वहाँ किसी और के होने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मेट्रो स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जो कुछ अजीब है। क्या अजीब? ऑफिसर के पूछने पर दूसरा पुलिस वाला उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें मनीषा किसी से बात कर रही है, लेकिन वीडियो में उसके अलावा और कोई नहीं होता। क्या यह किसी से बात कर रही है जो वीडियो में दिख नहीं रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है सर, कैसे? मुझे भी बताओ।
सर पक्का वो स्टेशन भूतिया है। वहाँ कोई भूत है जिसने मनीषा को मारा है। बकवास बंद करो और सच्चाई ढूंढने की कोशिश करो। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो दोनों पुलिस ऑफिसर उस रात मेट्रो स्टेशन के अंदर रुकने का फैसला करते हैं और फिर रात को मेट्रो स्टेशन बंद होते वक्त अंदर ही रुक जाते हैं। इतनी सारी लाइट्स की जरूरत नहीं है, कुछ लाइट्स ऑफ कर दो। पुलिस ऑफिसर के ये बोलते ही पूरे स्टेशन की लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? कहीं कोई शॉर्ट सर्किट न हो जाए, मैं जाकर देखता हूँ। इसके बाद दूसरा पुलिस ऑफिसर लाइट्स चेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रूम की तरफ चला जाता है और पहला पुलिस ऑफिसर वहीं रुक जाता है। थोड़ी देर तक झिलमिलाने के बाद सारी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं, लेकिन मेट्रो ट्रैक के पास की लाइट अभी भी जल रही होती है, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर कुछ हैरान होता है। तभी उसे ट्रैक के पास किसी की परछाई नजर आती है। कौन है वहाँ? सामने आओ। यही पूछते हुए वो पुलिस वाला ट्रैक के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ भूत लड़का खड़ा होता है, जो उस ऑफिसर को ट्रैक पर गिरा देता है। दूसरी तरफ दूसरे पुलिस ऑफिसर को कुछ पता ही नहीं होता, वो लाइट ठीक करने में लगा हुआ होता है। आखिर इस लाइट को हुआ क्या और ये बंद कहाँ से होगी? पीछे से लड़के की आवाज सुनकर जैसे ही दूसरा पुलिस वाला पीछे मुड़कर देखता है तो सभी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं और किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती। अगली सुबह जब स्टेशन खुलता है तो सभी लोग दोनों पुलिस ऑफिसर्स की लाशें देखकर एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? दोनों की मृत्यु एक साथ। पूरे स्टेशन की अच्छी तरह जांच करो, कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। बड़े ऑफिसर की बात मानते हुए पुलिस की एक पूरी फोर्स उस मेट्रो स्टेशन की जांच करने में जुट जाती है। एक हफ्ता बीत जाता है। सभी चीजों और जगहों की अच्छे से जांच करने के बाद भी किसी को कोई सबूत नहीं मिलता, जिसके बाद ये खबर न्यूज में आ जाती है और लोगों के बीच फैल जाती है, जिसकी वजह से उस मेट्रो स्टेशन को भूतिया स्टेशन के नाम से जानने लगते हैं। उस स्टेशन पर देर रात की सभी मेट्रो बंद कर दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों का वहां फंसना और अगली सुबह ट्रैक पर उनकी लाश मिलना हर रोज का काम बन जाता है, जिससे सभी बेहद परेशान होते हैं। रात की सभी मेट्रो बंद कर दो। पूरे स्टेशन की जांच के बाद ही उसे बंद किया जाता है। फिर भी हर रोज कोई इंसान वहाँ कैसे फंस जाता है? सर, क्यों न हम उस स्टेशन को ही बंद कर दें? वो शहर का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है और सभी मेट्रो से इंटरकनेक्टेड भी है। उसके बंद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। धीरे धीरे ये रहस्यमय स्टेशन की बात लोगों के बीच खौफ बढ़ाने लगती है। वहीं अभिषेक नाम का एक लड़का होता है जो हमेशा ऐसी ही भूतिया जगहों पर जाकर उसकी वीडियो बनाकर उसे अपने YouTube चैनल पर डालता है। उसकी भूतिया मेट्रो स्टेशन के अंदर दिलचस्पी होने लगती है और वो एक रात उस मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है। रहस्यमय मेट्रो स्टेशन, कहानी तो दिलचस्प है। चलो इसका सच पता लगाते हैं। अभिषेक स्टेशन बंद होने के वक्त एक कोने में जाकर छुप जाता है और स्टेशन बंद होने के बाद बाहर निकलकर पूरे स्टेशन में इधर उधर घूमने लगता है। कुछ देर इसी तरह घूमने के बाद जैसे ही वो अंधेरे कॉरिडोर के पास पहुंचता है तो उसे वहां किसी की आहट सुनाई देती है। क्या यहाँ कोई है? मैं तुम्हारी तरह जानबूझकर यहाँ नहीं रुका। मेरे यहाँ रुकने का मकसद है। तुम्हें किसने कहा कि मेरे यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं? मेरा भी मकसद है। क्या मकसद? पहले तुम बताओ, फिर मैं बताता हूँ। अभिषेक की बात सुनकर भूत लड़का कॉरिडोर से बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर अभिषेक हैरान रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? ऋषि तुम? हाँ, मैं। हैरान होने की जरूरत नहीं और डरना भी मत। नहीं, ये जरूर मेरा वहम है। कोई वहम नहीं, सब सच है। मैं ऋषि ही हूँ, लेकिन इंसान नहीं, भूत। भूत की बात सुनकर अभिषेक थोड़ा सहम जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके उससे पूछता है, लेकिन क्यों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिषेक, मैंने खुदकुशी नहीं की थी, मुझे मारा गया था। तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड का भाई तो याद होगा ही। उसने इसी मेट्रो स्टेशन पर खड़े हुए मुझे मेट्रो के आगे धक्का देकर उसे खुदकुशी साबित कर दिया था।
जिसके बाद से मैं यहाँ कैद हूँ। अपने दोस्त को इस तरह सामने खड़ा देख और उसकी कहानी सुनने के बाद अभिषेक फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे ये सब जानकर बहुत दुख हुआ ऋषि, लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ पर मरने वाले सभी लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक है? हाँ, उन सबको मैंने ही मारा है, पता नहीं क्यों, लेकिन आधी रात के बाद मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता और उस समय मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पहली बार उस लड़की को मारने के बाद मैंने सोचा था कि अब ऐसा नहीं करूँगा, पर उन पुलिस वालों को भी मैंने मार दिया और फिर ये मेरी आदत बन गई। तुम आधी रात होने से पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कहीं मैं तुम्हें भी कोई नुकसान न पहुँचा दूँ। अपने दोस्त की बात सुनकर अभिषेक घबरा जाता है, लेकिन फिर घड़ी में समय देखता है तो 11 बज रहे होते हैं, इसलिए वो वहीं रुककर अपने दोस्त की मदद के बारे में सोचता है। अभी 11 बजे हैं और 12 बजने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन तब तक मैं यहीं रहकर तुम्हारी मदद करूँगा। बताओ, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करने के लिए क्या कर सकता हूँ? जिसने मुझे मारा उसे यहाँ ले आओ बॉस। अपने दोस्त की इच्छा पूरी करने के लिए अभिषेक तुरंत उस लड़के को फोन करता है और उसे अपनी मदद करने के बहाने से स्टेशन पर बुला लेता है, जिसके बाद ऋषि अपनी भूतिया शक्तियों से उसे मेट्रो स्टेशन के अंदर ले आता है। स्टेशन के अंदर आते ही वो लड़का ऋषि को वहाँ देखकर भौंचक्का रह जाता है। भूत, ऋषि का भूत। हाँ, और वो यहाँ सिर्फ तुमसे बदला लेने आया है। अब तुम और वो जाने, मैं चला। नहीं, प्लीज मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहीं मत जाओ, ये मुझे मार देगा। तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। ऋषि, मुझे माफ कर दो प्लीज। अपने स्वार्थ के लिए तुमने मुझे मेट्रो के आगे धक्का देकर मार दिया। ऋषि, मैं मानता हूँ कि तुम मुझे नापसंद थे, इसलिए मैंने तुम्हें मारा, लेकिन उसकी वजह सिर्फ मेरी नफरत ही नहीं थी। कुछ लोगों ने मुझे तुम्हें मारने के पैसे भी दिए थे। लड़के के यह बोलते ही सारे स्टेशन की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और पुलिस वहां आकर उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद ऋषि भी वहां से गायब हो जाता है और अब उस मेट्रो स्टेशन पर कोई घटना नहीं घटती, किसी की मौत नहीं होती। 7 साल बीत गए, लेकिन वो रात मुझे आज भी भुलाए नहीं। उस रात मेरा दोस्त होने के बाद एक बार फिर मुझे मिला और फिर बिछड़ गया, पर शायद मेरा वहाँ जाना, उसका वहाँ मिलना, सब बस उसे इंसाफ दिलाने का एक तरीका था। तो बच्चों, इसलिए बोलते हैं कि भले ही कुछ भी कर लो, लेकिन कभी किसी चीज के लिए बुराई का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ आपको ही नहीं, दूसरों को भी बहुत कुछ खोना पड़ता है और कभी न कभी आपका वो सच सबके सामने जरूर आता है। Thanks for watching. भूतिया मुर्दा घर, ये सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ दिन भर मरीजों का तांता लगा रहता है, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, यहाँ अफरा तफरी मच जाती है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो, 8 बज गए। अरे पर कहाँ? हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? पूछो मत, बस चलो 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 चलो। सारे पेशेंट और अस्पताल में काम करने वाले सभी अस्पताल खाली कर दिया करते हैं। एक दिन की बात है, संजय और उसकी पत्नी संगीता अपनी कार से कहीं जा रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। अजी, आराम से चलाइए, बारिश शुरू हो गई है। मैं क्या पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ? मैं तो ये बोल रही थी कि रास्ता ठीक नहीं है, इसीलिए जरा संभाल कर चलाइए। हाँ हाँ, अब तुम मुझे सिखाओ, मुझे गाड़ी कैसे चलानी है। इनकी इस बहस में गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो सीधे एक पेड़ से टकरा जाती है। संगीता, संगीता, तुम ठीक तो हो? अरे रे, इतना खून बह रहा है, सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। संगीता, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। संजय ने अपनी घायल पत्नी को गोद में उठाया और अस्पताल की ओर चलने लगा। संजय और संगीता इस इलाके में नए थे, उन्हें सरकारी अस्पताल के बारे में कुछ नहीं पता था। संजय अस्पताल का बोर्ड देखकर बहुत खुश हुआ।
संगीता, अस्पताल मिल गया। अब तुम ठीक हो जाओगी। संजय अस्पताल के अंदर गया। डॉक्टर, नर्स, कमाल है, यह अस्पताल पूरा खाली क्यों है? संजय ने संगीता को वहीं स्ट्रेचर पर रखा और डॉक्टर को ढूंढने चला गया। वो भीतर के कमरे में गया जहाँ बहुत अंधेरा था। डॉक्टर, कोई है यहाँ? वहीं दूसरे कमरे में गया, वहाँ भी कोई नहीं था। अचानक सारी लाइट्स बंद चालू होने लगी। ये क्या, कुछ तो गड़बड़ है। संजय दौड़ते हुए दरवाजे पर पहुँचा। तभी उसे उसकी पत्नी दिखाई दी। संगीता, तुम यहाँ? वो तुम्हारे जाने के बाद डॉक्टर आए थे, उन्होंने इलाज किया और पट्टी बांध दी। अच्छा है, वरना मुझे लगा था कि यह अस्पताल वीरान है। चलो अब चलते हैं। नहीं नहीं, डॉक्टर ने बोला है मुझे कुछ देर आराम करने की जरूरत है। हम कुछ घंटे यहीं रहते हैं, फिर सवेरे चले जाएंगे। ठीक है। संजय और संगीता वहीं बेंच पर बैठे बैठे सो गए। अचानक संगीता ने अपनी आंखें खोली और वो मुर्दा घर की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर बाद संजय की आंखें भी खुली। संगीता, संगीता! वो संगीता के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते मुर्दा घर पहुंचा। संगीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपना शरीर देख रही हूँ। हाँ, अपना शरीर देख रहा हूँ। मौत की चीखों के साथ रात ढल गई और अगली सुबह जब अस्पताल खुला तो मंजर ही दिल दहला देने वाला था। संजय की लाश मुर्दा घर के फर्श पर पड़ी हुई थी और संगीता वहीं पंखे से लटकी हुई थी। ये लोग भी उस अघोरी आत्मा के शिकार हो गए। अघोरी आत्मा? हाँ, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब बताती हूँ। दोनों नर्सेज रेस्ट रूम में गई। 1 महीने पहले की बात है, रात के करीब 10 बजे होंगे। 2 आदमी एक अघोरी बाबा की लाश को यहाँ ले आए। डॉक्टर, इनको देखिए, यह तो मर चुका है। मैं तो तुझे बोल रहा था, यह मर चुका है। तूने मेरी बात नहीं मानी। अरे, लेकिन अगर यह जिंदा होता तो इसकी जान बच जाती। क्या यह बाबा तुम्हारी गाड़ी के नीचे आकर मर गया? नहीं नहीं सर, हम तो जंगल में कैंपिंग कर रहे थे, तभी हमें यह मिले। हमें लगा कि इनकी तबीयत खराब है, इसलिए इंसानियत के नाते इन्हें यहाँ ले आए। मुझे तुम दोनों की बातों पर यकीन नहीं है। हमें इनका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, तभी सच सामने आएगा। नर्स, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। हैं? देख, तेरी इंसानियत के चक्कर में हम आज फिर से फंस गए। डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करके मुर्दा घर ले गए। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया, लेकिन डॉक्टर अचंभे में रह गए। दिस इज इम्पॉसिबल। इसका पूरा शरीर मर गया है, लेकिन हार्ट चल रहा है। नर्स, तुरंत इस हार्ट को किसी और हार्ट पेशेंट को देने का इंतजाम करवाओ। जैसे ही डॉक्टर ने हार्ट की नस काटी, शरीर से उस अघोरी की आत्मा बाहर निकल आई। अरे ओ डॉक्टर, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, तूने मुझे मार दिया। उस अघोरी की आत्मा ने पहले उस डॉक्टर का गला घोंट दिया, फिर उस नर्स का। अघोरी की आत्मा गुस्से में मुर्दा घर के बाहर आई, उन दोनों आदमियों की ओर बढ़ने लगी। अघोरी की आत्मा ने उन दोनों आदमियों को गर्दन से उठा लिया और उनका गला दबाकर मार दिया। इस अस्पताल ने मेरी जान ली है। आज से इस अस्पताल में मैं किसी को जीने नहीं दूंगा। यही मेरा इंतकाम है। उस दिन के बाद जो भी इस अस्पताल में 8 बजे के बाद आया, उसे इस अघोरी ने तड़पा तड़पा कर मार डाला। लेकिन इसमें ना तो उस डॉक्टर की और ना ही उन लड़कों की गलती थी। वो तो सिर्फ मदद कर रहे थे बहन। कुछ चीजें इंसानी दिमाग के परे हैं। ये अघोरी भी ऐसे ही है। अगर वो लड़के उस अघोरी को यहाँ नहीं लाते
तो वो अघोरी मरता नहीं, ना ही इतने सारे लोग मरते। तो क्या इस अघोरी की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं है? उपाय वो तो बहुत किए। 6 महीने पहले सारे डॉक्टर और नर्सों ने मिलकर झाड़ फूक करने वाले को बुलाया था। फिर झाड़ फूक करने वाले बाबा ने दिन भर इस मुर्दा घर में बैठकर पूजा अर्चना की। पूरे अस्पताल में मंत्रों का शोर सुनाई दे रहा था। जैसे ही लेकिन 8 बजने वाले थे, सारे लोग यहाँ से बाहर चले गए, उस झाड़ फूक करने वाले बाबा को छोड़कर। घड़ी में 8 बजते ही अघोरी की आत्मा सामने आ गई। मैं तुझे आदेश देता हूँ, इस अस्पताल को छोड़कर चला जा। तू मुझे आदेश देगा? सारे देवताओं का आह्वान करते हुए मैं तुझे यहाँ से निकाल कर ही रहूँगा। मैं महादेव का भक्त हूँ, कोई शैतान नहीं। तो निर्दोषों की जान क्यों ले रहा है? इस अस्पताल ने मेरा खून किया, मेरा क्या दोष था? वो तो एक हादसा था। हादसा? तो ये सब मौत भी एक हादसा है। और बस अगली सुबह उस झाड़ फूक करने वाले बाबा की भी लाश मिली। अब भगवान ही जाने इस अघोरी की आत्मा का क्या उपाय है। बाप रे, क्या अभी भी उसे अघोरी की लाश मुर्दा घर में है? हाँ है। उसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर देते? कोई उसके शरीर को छू ले तो अघोरी उसे मार देता है। मतलब और कोई रास्ता नहीं है? फिलहाल तो नहीं। अब तो हम यही कर सकते हैं कि जब भी घड़ी में 8 बजे तो हम अपनी जान बचाने के लिए इस अस्पताल को खाली कर दें। लेकिन आए दिन इस मुर्दा घर में किसी न किसी की लाश मिलती है और रात में अघोरी जोर जोर से हंसता है। Thanks for watching.